चलो बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है बट बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको गवर्नमेंट बजट, नेशनल इनकम, बैंकिंग ये सब क्लियर है तो ये चैप्टर आपके लिए चिल्लर है। जो जो मैं लिखूंगा आपको भी लिखना है, नोट्स बनाने हैं, तुरंत रिवाइज करना है तुरंत। ठीक है। चैप्टर का नाम है बेटा एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसा लगेगा पिछले कुछ रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट, ज्यादा और कम। ये चीज तो क्लियर है आप लोगों को। ये हम इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? व्हेन डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, है ना। जितना सामान हमारे देश में हम बेच नहीं पा रहे हैं उससे ज्यादा डिमांड हो चुकी है। और इसका मतलब क्या होगा? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, क्लियर है। आपको तो पता है जब ये सिचुएशन आती है कि डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में ज्यादा हो रही है या हो चुकी है, इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब ये सिचुएशन आएगी, जो हमने कोविड के टाइम पर देखा या हम लोग बीच बीच में देखते रहते हैं, तो ये रिसेशन कहलाता है। जब 3 से 6 महीने के लिए आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउनवर्ड होती हैं। इन्फ्लेशन में आपको पता है प्राइस लेवल्स बढ़ते हैं, चीजें महंगी होती हैं, एग्री। रिसेशन में आपको पता है बच्चों कि आपके प्राइस लेवल गिरते हैं। सही है। ये सब लिखते जाना साथ साथ में है, नोट्स बन जाएंगे तो पूरा चैप्टर साथ साथ में याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा, तो जब ये सिचुएशन आती है कि जब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो डिमांड ज्यादा है मतलब लोगों के पास में पैसा है। ये तो आप समझ सकते हो। क्या हम कह सकते हैं इस बात को? बिल्कुल सर कह सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब अगर रीजन निकालें हम लोग इसके, तो पहला रीजन क्या होगा कि इंसान के पास पैसा है और वो उस पैसे को खर्च करना चाहता है। तो पहला रीजन है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है बेटा इंटेंसिटी टू कंज्यूम। और आदमी की इंटेंसिटी तब बढ़ती है कंज्यूम करने की जब उनके पास में, ध्यान देंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब उनके पास में इनफ डिस्पोजेबल इनकम होती है, उनके जेब में इनफ पैसा बचता है। सही है, क्लियर, एग्री करते हो? और जब आपकी इंटेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ती है, अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हो, आपकी प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स कम हो जाएगी। सिंपल है ना, इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं कंज्यूम ज्यादा करूंगा तो मैं सेव कम करूंगा। इनवर्स रिलेशन, क्लियर, समझ रहे ना बेटा? और क्या रीजन हो सकता है आपके एक्सेस डिमांड का? सर मेरे पास पैसा क्यों बच रहा है? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, रिडक्शन इन टैक्सेशन। सरकार ने टैक्स को रिड्यूस किया है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। सही है ना बेटा, कैसे बोल रहा हूं मैं? और जब इंसान के पास टैक्स, जब सरकार टैक्स कम लगाती है, फिर आपके पास में पैसा ज्यादा बचता है। और जब पैसा बचेगा आपके पास में, जो पैसा आप खर्च कर सकते हो, फिर आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। यहां तक क्लियर है? दूसरी बात, सर हमारे पास में और पैसा कहां से आता है? इसके पीछे और क्या रीजन हो सकता है? इनकम बढ़ाने का तरीका एक ही होता है कि हम खुद कमाएं, खुद आगे बढ़े, और हम नहीं करेंगे तो सरकार को करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं इसको? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सरकार को अपने बढ़ाने पड़ेगा। C+I+G, सरकार को अपना जी बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार को अपने खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। सही है कि नहीं सही है ना? कैसे बढ़ाती सर सरकार अपने खर्चे? कैसे हमारे जेब में पैसा डालेगी? हमको सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, हमको ट्रांसफर इनकम दे सकती है। पढ़े कि नहीं पढ़े अपन लोगों ने?
थर्ड सेक्टर में आती है ना सरकार, गवर्नमेंट के खर्चों से भी हमारी डिमांड बढ़ सकती है। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज का, क्या बोल रहा हूं मैं। जब देश में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे तो लोगों के पास रोजगार आएगा, उससे आपकी डिमांड बढ़ेगी। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, एग्री करते हो इस बात पे कि जब दो देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, हम लोग नहीं बोलते आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो। अब मेरा एक सवाल है, इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेंगे? जब, ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेंगे? जब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो, जब हमें पैसा ज्यादा मिले, पैसा लगाने पर, बराबर है कि नहीं है? अगर मैं 10 रुपए लगाऊं तो 20 रुपए मिले, तो रेट ऑफ रिटर्न से रिलेशन कैसा होगा इसका? डायरेक्ट रिलेशन। जहां रिटर्न ज्यादा होंगे वहां मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा करूंगा। और ध्यान देना, मैं इन्वेस्टमेंट वहां करूंगा जहां इंटरेस्ट रेट्स कम हो। पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं ना हम लोग, बैंक से पैसा लेके, इंटरेस्ट रेट, लोन लेना सस्ता हो। तो कैसे रिलेशन हो इन्वेस्टमेंट और इसका? इनवर्स रिलेशन। क्लियर? रेट ऑफ रिटर्न से ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आर ओ आई से ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, ये क्या है हमारी, बताओ ना, ये हमारी इनकम है, ये हमारा एक्सपेंस है। इनकम मतलब यील्ड, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगे फिर बोलो? बढ़ेंगे। इसको उल्टा कर दो, अगर रिटर्न्स कम मिल रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा जा रहा है, जेब से ज्यादा पैसे जा रहे हैं, चलिए बोलिए क्या होगा? इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे ऐसे देश के अंदर। सिंपल है, ये आपको लिख के रख लेंगे अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, तुरंत लिखना, मेरे साथ नोट्स बनाने हैं, बहुत हेल्प होगी आपको, बहुत ज्यादा हेल्प होगी, तुरंत याद आएगा। ये सब एक्सेस ऑफ डिमांड के रीजंस है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फॉल इन इंपोर्ट। फॉल इन इंपोर्ट से डिमांड कैसे बढ़ेगी, समझते हैं। जब इंपोर्ट गिरेगा, अब इंपोर्ट क्यों गिरता है, रीजन क्या है? इंपोर्ट का सामान हम क्यों कम खरीदेंगे? बिकॉज ऑफ हायर प्राइसिंग, हायर प्राइसेस। सही है, ध्यान देना, कंपैरिजन टू प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। अगर देश में अंदर बनने वाला गुड्स सस्ता होगा तो बताइए हम कहां का गुड्स खरीदेंगे? देश के अंदर का, है ना? और इसकी डिमांड क्या हो जाएगी फिर? एक्सेस। डेफिनेटली इसका नुकसान ही होता है, क्योंकि हम इसको इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि ये सस्ता है इसके कंपैरिजन में, सही, हायर प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इसका नुकसान ये होता है क्योंकि ये पहले सस्ता था, क्योंकि ज़्यादा डिमांड नहीं थी, अब डिमांड हो रही क्योंकि महंगा है उसके कंपैरिजन में, तो जब इसकी भी डिमांड होगी तो ये भी महंगा हो जाएगा, तो इसके डिसएडवांटेज में हम देखेंगे इसको। 6 पॉइंट क्या होगा? और राइज इन एक्सपोर्ट। सर डिमांड कब ज्यादा होगी? क्योंकि देखिए जब हम डिमांड की बात करते हैं तो वो डोमेस्टिक डिमांड भी है और बाहर की भी डिमांड है, देश के बाहर की, है ना? तो डोमेस्टिक डिमांड मतलब विद इन द कंट्री, प्लस बोलो फॉरेन। तो अगर देश के बाहर भी लोगों को सामान चाहिए तो उससे उसके अंदर उसके बाद उसको भी तो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट माना जाता है ना? डोमेस्टिक प्लस फॉरेन डिमांड आपके एक्सपोर्ट्स को क्या करेगा? बढ़ाएगा। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज दी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में तो सब आ जाएगा, देश के अंदर से भी डिमांड हो रही है, देश के बाहर से भी हो रही है। और आपको पता है ना कि एक्सपोर्ट क्यों इंक्रीज होते हैं? आपको पता है हमारा सामान लोग क्यों खरीदेंगे? अगर अगर बोलो, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू कम रहेगी, हम सस्ता रखेंगे अपने आप। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर हम अपने आप को सस्ता रखेंगे तो हमारे गुड्स की जो एग्रीगेट डिमांड है वो फॉरेन मार्केट में भी बढ़ेगी और वो हमारे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करेगी।
ठीक है, तो यहां पर एक्सपोर्ट और हमारी करेंसी वैल्यू पे कौन सा रिलेशन है बताइए, इनवर्स। ये सब आप लोग लिख के रखेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है। सही बेटा। दूसरी बात सर, और भी रीजंस होंगे डिमांड बढ़ने के, इतने सारे तो हो गए, एक और पढ़ लेते हैं, सातवां। डेफिसिट फाइनेंसिंग, वही आमदनी अटनी खर्चा रुपया। सरकार जब लोन ले लेके मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ाती है, मनी सप्लाई मतलब जब देश के पास पैसा जाएगा तो देश उसे खर्च करेगा ना। मनी सप्लाई इंक्रीज बिकॉज ऑफ डेप्ट फाइनेंसिंग, वही उधारी लो खर्चा करो, उधारी लो खर्चा करो। और जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी क्या बढ़ेगी बताइए, एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड, बोलिए बेटा, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। आप इसको फास्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। अपन C+I+G तो पढ़ ही चुके हैं यार, वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं। कंजम्पशन से बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट से बढ़ती है, गवर्नमेंट के खर्चों से बढ़ती है, और बताइए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, तो वो तो अपने को क्लियर ही है। उसी को तो बोलते हैं, यही तो आ गया ना, पूरे कंपोनेंट्स तो ये आ गए, आए कि नहीं है, है ना। लॉजिकली अगर देखें, बताइए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा आपका, कहाँ गया, एक सेकंड रुक जाओ। अरे चलो कोई बात नहीं, ड्रॉ में कर दो। इसको क्या बोलेंगे अपन, बताइए। ये हो जाएगा आपका सी, है ना। सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट है ना। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है आपका, बताइए, आई। गवर्नमेंट के खर्चों से भी बढ़ती है आपकी एग्रीगेट डिमांड, तो क्या हो जाता है, जी। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक्स माइनस एम। अब इसका ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये तो हो गए रीजंस, ये हो गए रीजंस हो गए आपके एक्सेस ऑफ डिमांड के, हुए कि नहीं हुए। यस सर, इससे इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, हम सबको पता है ना। अगर इसको लॉजिकली देखेंगे तो ये इस तरीके से कुछ शो होगा, बेटा ध्यान देंगे। यहां पर आ जाता है आपका इनकम, आउटपुट, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों कनेक्टेड है, आपको पता है। ये तीनों जब इक्विलिब्रियम में आते हैं उसी को हम माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और यहां आ जाता है आपका एग्रीगेट डिमांड। आपको पता है एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट है, आपको पता है ना। सी बोलते हैं हम इसको, A प्लस बी इंटू वाई। ए मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन जो कभी जीरो नहीं होगा, एसेंशियल गुड्स, और बी इंटू वाई मतलब इंड्यूस कंजम्पशन जो लग्जरी गुड्स के लिए हो। एग्रीगेट डिमांड तो कभी जीरो हो नहीं सकता। तो मान लीजिए ये आपकी एग्रीगेट डिमांड है देश की, जो हमेशा इतनी तो एग्जिस्ट करेगी कम से कम, इवन एट जीरो इनकम, इवन एट जीरो इनकम। पैसा नहीं भी होगा तो एसेंशियल गुड्स तो चाहिए, सही है। अब आ जाओ आप लोग इस पे फटाक से, कि जो आपकी इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट वो जीरो हो सकता है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर लॉजिकली देखें तो ये होता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको आप लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, जितने रिसोर्सेज थे आपने पूरे यूज कर लिए। इसको मैं वाई भी कह सकता हूँ, एग्रीगेट सप्लाई भी कह सकता हूँ, क्लियर है ना। और ये होती है आपकी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और ये जो आपका पूरा पोर्शन है ये आपका ए, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसका इनकम पे कोई लेना देना नहीं है, सही है। अरे बोले यार फटाफट। अब मुझे बताइए, देश की एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी ना समय के साथ में, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी मतलब फिर ऐसा डायग्राम आएगा, सही है कि नहीं सही है। तो ये जो डिफरेंस है यही तो है, यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस है यही तो क्रिएट करेगा आपका क्या, बताइए बोलो बच्चे, इन्फ्लेशन। अब वो रीजन हमने लिख दिया कि ऐसा क्यों हुआ, डिमांड क्यों बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ी, तो रीजन हम लोगों ने लिख दिया। क्या रीजन लिखा, इसको फट से लिख के दिखाते हैं। डिमांड क्यों बढ़ती है, तो बहुत सारे रीजन है सर उसके पीछे। क्योंकि सी बढ़ता है, कंजम्पशन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, पैसा आता है तो इंसान उससे पहले खर्च करता है, जमा नहीं करता है। फिर देश में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे होंगे, फिर डिमांड बढ़ाने के लिए, अब आपको तो पता है इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है उससे। हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो चेंज डेल्टा, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है कि दुनिया भर में अगर कुछ नहीं भी हो रहा होगा तो कुछ तो हो रहा होगा, थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट होते रहेगा, कोई ना कोई अपना घर बनाते रहेगा, दुकान बनाते रहेगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो कंजम्पशन बढ़ा, इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आए, और ये जो था इसमें क्या था अपना C+I,
ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। सही है। तो ये जो गैप है इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। बना लेना आप लोग। हाँ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत इजी है, अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से होगा क्या? सर ये तो बहुत इजी है ना। तो बताओ ना क्या है। एक सेकंड, मैं अपने नोट्स। सर सबसे पहले तो आप समझो लॉजिक क्या है। डिमांड बढ़ेगी तो तीन चीजों पे फर्क पड़ेगा। सबसे पहले इफेक्ट ऑन आउटपुट। देश के अंदर बनने वाला जो आउटपुट है वो ज्यादा बनेगा। प्रोडक्शन एक्टिविटी 100%। अब आउटपुट ज्यादा बनेगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी होगा, रोजगार होगा कि नहीं होगा? 100% होगा सर। भाई सामान बनेगा तो कोई तो बनाएगा ना, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा आपका। आउटपुट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, और अल्टीमेटली फिर क्या होंगे? प्राइस लेवल्स बढ़ेंगे। चीजें बन रही हैं क्योंकि डिमांड है, तो चीजें महंगी भी होंगी, प्राइस लेवल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मुझे जल्दी से बताइए, अगर एक्सेस डिमांड है तो प्राइस लेवल्स क्या होगा? सर वो इंक्रीज होगा। सही है। अगर एक्सेस डिमांड है, बताइए जल्दी फटाफट, तो आपके आउटपुट क्या होंगे? सर आउटपुट हमारे बढ़ेंगे। अगर एक्सेस डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई, तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा? सर वो भी हमारा बढ़ेगा। सिंपल। नोट्स यूज करें आप लोग, जरूर यूज करें। और जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो आपको पता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। ओवरऑल जब जितने भी सामान हमारे देश में बन रहे हैं जब वो महंगे होने लगते हैं, है ना, तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाएगा। सही है। और आउटपुट का मतलब जितना आप बना सकते थे आपने पूरा बना लिया, फुल कैपिटलाइज, फुल एम्प्लॉयमेंट यूज कर लिया आपने, पूरी रिसोर्सेज को यूज कर लिया, फुल एम्प्लॉयमेंट, कुछ खाली नहीं बचा है। यही तो बेस्ट होता है ना, इसी को तो इक्विलिब्रियम कहते हैं। ना हमने ओवर यूटिलाइजेशन किया ना अंडर यूटिलाइजेशन किया, जो इस पॉइंट को हम कह रहे हैं। अब यहां जाने के लिए वापस से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी पड़ेगी। सही है। डिमांड बढ़ने के पीछे रीजन समझा? ये कंज्यूम करने की इच्छा ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट की वजह से पैसा आ रहा है जेब में, है ना, गवर्नमेंट की वजह से पैसा आ रहा है। समझ में आ गया आपको रीजन? पक्का एग्री? आई होप सो। अब इसी में आ जाओ बेटा नेक्स्ट वाले पोर्शन पे, डेफिसिट, डेफिशिएंट डिमांड। बहुत उल्टा होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। देखो क्या होगा, इसका नंबर 1 रीजन ले लेते हैं और ऐसी नोट्स बनाना जैसे मैंने बनाया है। यहां पर क्या होगा? सर ये वो सिचुएशन है जहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेस देन हो जाती है, सॉरी लेस देन हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। सर ये सिचुएशन कब आएगी? बहुत उल्टा है बेटा, बिल्कुल अंडर एम्प्लॉयमेंट होने वाला है, यहां पर अंडर यूटिलाइजेशन होने वाला है। ठीक है। जो सरकार के एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर थे, जो उम्मीदें थी कि देश में इतना खर्चा होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जिसको आप प्लान एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो, कि देश ने प्लान किया था कि इतना खर्च करूंगा। करता है ना देश? प्लान करता है कि नहीं करता है? एक सेकंड। हाँ। नहीं नहीं नहीं। वेरी गुड यार, आ रहा हूँ 15 मिनट बाद। नहीं नहीं किया, करता हूँ। चलो, सॉरी। तो देश का जो प्लान एक्सपेंडिचर होता है, प्लान एक्सपेंडिचर, है ना, हम सब प्लान करते हैं ना, हम गवर्नमेंट, हम सब, जब वो प्लान एक्सपेंडिचर आपकी उम्मीदों से कम हो जाए, जो उम्मीद किए थे उससे कम हो जाए, तो इसी को कहते हैं डेफिशिएंट। कोविड के टाइम यही हुआ था ना, हम सब ने प्लान किया था बट वो खर्चे कम हो गए, है ना, महामारी की वजह से। तो इसको लॉजिकली समझते हैं, सिचुएशन आती है तो होता क्या है। सर ये सिचुएशन आती है, रिसेशन आता है, या फिर डिफ्लेशन भी कह सकते हैं इसको। इन्फ्लेशन का एग्जैक्टली अपोजिट है, जहां आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउनफॉल पे होती है। सही है। बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट बताऊंगा मैं इसका, और कोई रीजन नहीं है। यहां पर जो सिचुएशन आएगी डेफिशिएंट डिमांड की वजह से, उसको हम लोग, जैसे यहां पर क्या होगा बताइए बेटा। सर यहां पर क्या होगा, इन्फ्लेशन में ना
रिसोर्सेस का ओवर यूटिलाइजेशन होता है, तभी तो चीजें महंगी होती हैं। और एफिशिएंट डिमांड है, अब लोग खरीदने ही नहीं चाह रहे हैं, तो यहाँ पर रिसोर्सेज का क्या यूज होगा बताइए? अंडर यूटिलाइजेशन। यही तो सरकार इन्वॉल्व होती है, 3 सेक्टर 4 सेक्टर आता है, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम में लेके आना है। सब बनाएंगे आप जैसे मैं बना रहा हूँ। तो रीजन देखते हैं क्या क्या रीजन, इसको बिल्कुल उल्टा कर दो, देखो कितना बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। जिस वजह से डिमांड बढ़ी थी उसी वजह से डिमांड कम होगी। तुम बोलते चलो मेरे को पहला रीजन क्या होगा? क्योंकि देश में मंदी है सर, इसलिए डिमांड कम हो गई, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं होगा ना, पैसा नहीं होगा तो खर्च कैसे करूंगा? कभी कभी ऐसा भी होता है, खर्च बहुत हो गया तब लोग जमा करने के बारे में सोचते हैं कि भाई हो गया बहुत खर्च। पहला आएगा डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी। जो मेरी इच्छा थी कंज्यूम करने की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। सही है। रीजन उसके हो सकते हैं, दो रीजन होते हैं, एक पैसा है नहीं, दूसरा पैसा आपके पास है और आपने ए भी खरीद लिया है और बी भी खरीद लिया है, लग्जरी भी आ गया, एसेंशियल भी आ गया, तो अब बस अब पैसा बचाओ। तो ये सिचुएशन तब आएगी, ध्यान देना, ये आफ्टर इक्विलिब्रियम आती है ना, जब आपकी प्रोपेंसिटी टू यानी इंटेंसिटी टू सेव बढ़ती है। जब इंसान को लगता है कि मेरी पूरी जरूरतें पूरी होगी तो क्यों ना पैसे को जमा करूं, है ना? कौन सा रिलेशन है बताओ? इनवर्स। सही है ना? ये सिचुएशन कब आएगी? आफ्टर इक्विलिब्रियम। ये सिचुएशन तब आती है जब ये होता है y इज ग्रेटर देन c। पैसा ज्यादा है, खर्चा भी हो चुका है, तो बचाओ पैसा अब जमा कर लो। बचाओ पैसा क्या कर लो? अब जमा कर लो, सेव कर लो। सही है, यहाँ वेरी गुड। सेकंड रीजन, उल्टा उल्टा चल रहे हैं ना अपन। ठीक है, सिचुएशन समझते चलो आप लोग, क्या है क्या नहीं है, क्या कहना चाह रहा है। और मेरे पास में मेरे खर्चे क्यों कम हो रहे हैं बताइए? क्योंकि जो उधर कम हुआ था यहाँ बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन टैक्स। है ना, इंक्रीज इन टैक्स। टैक्स बढ़ने से क्या होता है सर? बहुत इजी है ना, टैक्स बढ़ने से मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। डिक्रीज इन, बोलो, डिस्पोजेबल इनकम, मेरे जेब में पैसा कम बचेगा। और जब जेब में पैसा कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। सिंपल। थर्ड पॉइंट, ये सी प्लस आई प्लस जी खेल रहे हैं अपन। सरकार ने अपने खर्चे कम कर दी थी, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम में आ गया थी इकोनॉमी, सरकार को लगा हम क्यों खर्च करें जब लोग ही कर रहे हैं। तो सुनना पूरी बात, जब लोग खर्चा करते हैं तो सरकार अपने खर्चे कम कर देती है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिडी गायब कर दी सरकार ने, ट्रांसफर इनकम कम कर दी। सही है कि नहीं? अब मुझे बताओ, जब सरकार सब्सिडीज कैंसिल कर देगी और ट्रांसफर इनकम भी कैंसिल कर देगी, तो क्या होगा यहाँ पर? डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? कम। किसके कंपैरिजन में? एग्रीगेट सप्लाई। ये सरकार के खर्चे कम हो गए। सही है। और ये जो खर्चे होते हैं सरकार के, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। और इसके 4 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू, कैपिटल के नाम पर पढ़ेंगे नहीं, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल के नाम पर। फोर्थ रीजन क्या है बताइए जल्दी से फटाफट? फोर्थ रीजन है, जो बढ़ा था वही कम होगा, फॉल इन इन्वेस्टमेंट। जब किसी भी देश में आई कम होने लगता है, चेंज इन आई, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो हो गई, बताया ना, गांव देहात में भी कोई ना कुछ इन्वेस्ट करते ही रहेगा ना, जो चेंजेस आएंगे वो उसकी इकोनॉमिक बिहेवियर को चेंज करते हैं, है ना? अब इन्वेस्टमेंट अगर फॉल होगा तो उसके पीछे रीजन जो उधर उल्टा पड़ा है तो उससे उल्टा आएगा। इधर जैसे यहाँ बढ़ गया था ना, देखो ये रिलेशनशिप पढ़ाया था मैंने आप लोग को, कहाँ गया? ये आर ओ आर वाली आर ओ आई मेरी, यहाँ उल्टा होने वाला है। क्या होने वाला है? ड्यू टू नंबर 1, आर ओ आर कम हो गया और आर ओ आई बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट, इन खर्चे बढ़ गए और रिटर्न कम मिल रहे हैं। सही है कि नहीं? सही है। और आपको तो पता है जब रिटर्न कम है और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाएंगे? फॉल। चेंज नहीं आएगा, उतना कम हो जाएगा। और जब
कोई कहीं इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, तो पैसा कहाँ से आएगा? फिर क्या हो जाएगी आपकी, बताइए, फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। नोट्स बन रहे हैं आपके, ऐसे एग्जाम में लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? ROR मतलब रेट ऑफ रिटर्न। फिफ्थ रीजन क्या है? एग्जैक्टली वही अपोजिट है, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। अब ये सर ऐसा क्यों हुआ है? बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकली अगर इसको सोचे हम लोग, इंपोर्ट्स तब बढ़ते हैं जब फॉरेन गुड्स लेस प्राइस्ड होते हैं कंपेयर टू लोकल गुड्स, कंपेयर टू डोमेस्टिक प्राइस। और ऐसा होता है, जो हमारे साथ भी होता है इंडिया में। इसलिए हम लोग चाइना की गुड्स कंज्यूम करते हैं, तो वहां की एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है ना, वहां सामान बनेगा, वहां इन्वेस्टमेंट होगा, वहां सी बढ़ेगा, वहां जी बढ़ेगा। बराबर है कि नहीं? अब ये सस्ते हो गए हैं फॉरेन गुड्स, समझ रहा है? तो फॉरेन करेंसी वैल्यूएबल हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी, वैल्यूएबल हो जाएगा, और हमारा जो करेंसी है उसकी वैल्यू घट जाएगी। बराबर है कि नहीं? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को तो पता है, सही है। राइजेस, ये महंगा हो जाएगा। अब जो डोमेस्टिक करेंसी महंगा होने लगेगा तो आपको तो पता है, फिर एक्सपोर्ट भी गिर जाएगा। महंगा सामान कौन खरीदेगा ना, हमारे यहाँ से कौन सामान खरीदेगा फिर? फॉल इन एक्सपोर्ट। बराबर है कि नहीं बेटा? फॉल इन एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारी करेंसी महंगी है, डोमेस्टिक करेंसी राइज हो जाएगी, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो मोर देन, तो ये मोर देन क्या हो जाएगी? फॉरेन करेंसी। हम क्या हो जाएंगे? महंगे। और महंगे लोगों से कोई सामान नहीं खरीदता है। महंगे का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? जल्दी बोलिए, क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? एप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन, बताइए। डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिशिएट हो रहे हैं, है ना? चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक होगा। नहीं, हम अप्रिशिएट हो रहे हैं, हम सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। हम महंगे हो रहे हैं हम लोग, हमको तो अपने आप को डेप्रिशिएट करना है, हम अप्रिशिएट हो रहे हैं। तो फिर हमसे सामान कौन खरीदेगा ना? रीजन भी लिख दिया मैंने, हम क्यों? क्योंकि बाहर का सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे सामान महंगे हैं, तो हमारा पूरा पैसा तो बाहर जा रहा है। किस फॉर्म में जा रहा है? क्या काय में खरीद रहे हैं हम सामान? फॉरेन करेंसी में, तो वो वैल्यूएबल हो रही है और हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है। सही है? क्लियर हो गया? खत्म। इतना ईजी सोचो आप लोग, इसका इम्पैक्ट देख लो अब क्या होगा इससे। सर डेफिनेटली कोई लॉजिकली सोचे अगर, सब लिख लेना बेटा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब साथ में लिखना। ये मेरे नोट्स बन गए, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से पढ़ के जाओगे ना पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसे ही लिखोगे। तो इम्पैक्ट क्या होगा चलिए ये बताओ, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया है, इम्पैक्ट क्या होने वाला है? डेफिशिएंट डिमांड का इम्पैक्ट क्या होगा? सर सिंपल है, वो तीन चीजें जो बढ़ रही थी ना पहले, वो कम हो जाएंगी अब। बताइए, इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट कम बनेगा, तो आउटपुट क्या होगा? सर आउटपुट कम बनेगा, लेस प्रोडक्शन होगा देश के अंदर, लेस प्रोडक्शन होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? और जो आपका प्लान्ड आउटपुट था, जो आपकी उम्मीदें थी कि इतना बनाएंगे उतना बनाएंगे, वो भी गिरने लगेगा, उम्मीदों से कम। क्लियर? आउटपुट कम होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट लेवल भी गिरेगा देश का, रोजगार कम होगा, एम्प्लॉयमेंट फॉल्स। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है भाई साहब? और जब आउटपुट ही कम बन रहा है क्योंकि डिमांड नहीं है, तो आपके प्राइस लेवल भी गिरेंगे, प्राइस लेवल फॉल्स, प्राइस लेवल भी क्या होगी आपकी? फॉल्स होगी। आपकी मतलब कौन से गुड्स की बात हो रही है? डोमेस्टिक गुड्स की। है ना? और ये सब काय में होता है? डिफ्लेशन में। देश के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं। अगर लंबे समय के लिए चला गया 6-8 महीने,
उसको रिसेशन भी कह सकते हो। इजी है, बता दो, तुरंत लिख लेना सब कुछ, स्क्रीनशॉट्स ले लो, अच्छे से नोट्स बनाना जैसे मैंने बनाया। ये पूरा एक टॉपिक आपका खत्म हो गया, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो मुझे थोड़ा सा ना नीचे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको चीजें समझी क्या, और इसके डिफरेंस बिटवीन भी तुरंत पढ़ लेना। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू, मुझे याद से बताना, ये रोज मैं ऐसे वीडियो डालने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें।